Let's continue. Unit 2, lecture number 3, इकोनॉमिक्स. ऑलरेडी पहले यूनिट लेक्चर में आपको बताया डिमांड क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या है. लेक्चर 2 में देखा व्हाट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सेप्शन अपवाद क्या है. अब जाते हैं लेक्चर नंबर 3. बहुत इजी है. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. नाम से ही पता चलता है इंडिविजुअल डिमांड એટલે એક વ્યક્તિની માંગ, मार्केट डिमांड એટલે આખા બાજારની માંગ. क्लियर. देखते हैं. इंडिविजुअल डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेड बाय ओनली वन कस्टमर एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. જ્યારે એક વ્યક્તિની માંગ હોય તેને કહેવાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિમાન્ડ. અને માર્કેટ ડિમાન્ડ મીન્સ ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ બાય ऑल द कस्टमर इन द मार्केट. અને मार्केट में जितने भी कस्टमर है सबकी डिमांड को मिला दो तो वो बन जाता है आपका मार्केट डिमांड. क्लियर. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब टेबल. जैसे डिमांड शेड्यूल था ऐसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a tabular list of quantity demanded for a product made by one customer at various price in a given period of time. यानी क्या बताया है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब वो शेड्यूल है जहां पे एक व्यक्ति ने अलग अलग कीमत पे अलग अलग डिमांड की है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. While market demand schedule is a tabular list of quantities demanded for a particular product made by all customers in a market at various price in a given period of time. मार्केट शेड्यूल क्या बताता है कि भाई अलग अलग कीमत पे पूरे मार्केट में डिमांड क्या थी. क्लियर. एकदम शॉर्ट में समझा दूं. एज्यूम करो, धाल लो कि पूरे इंडिया में 4 कस्टमर है. कितने कस्टमर है? 4. ए बी सी डी. तो ए डिमांड करेगा इंडिविजुअल डिमांड, बी डिमांड करेगा इंडिविजुअल डिमांड, सी डिमांड करेगा इंडिविजुअल डिमांड, डी डिमांड करेगा इंडिविजुअल डिमांड. चारों 4 मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड. क्लियर. देयर आर 2 मेथड टू फाइंड आउट मार्केट डिमांड. नंबर 1 एडिटिव मेथड यानी प्लस करके, एंड नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव मेथड यानी गुणाकार करके. तो दोनों दो की मेथड में फर्क क्या है? तो एडिटिव मेथड. इन दिस मेथड टू फाइंड आउट मार्केट डिमांड वी हैव टू मेक एडिशन. एडिशन का मतलब प्लस करना है. क्या करना है? प्लस करना है. वी हैव टू मेक एडिशन ऑफ all customer in the market. It is shown in the following table. तुम कुछ भी लिख सकते हो. जैसे दाखला तरीके प्राइस, कितने कस्टमर है? ए बी सी और डी. सुधार लियो, तुमको थोड़ा तकलीफ होगी पढ़ने में मगर आपको इजी लगेगा. देखो मैंने सही तरीके से लिख दिया. समझ में आया? जैसे जब प्राइस 5 रुपए होती है तो ए की डिमांड कितनी है? 10 यूनिट. बी की डिमांड कितनी है? 12 यूनिट. सी की डिमांड कितनी है? 14 यूनिट. डी की डिमांड कितनी है? 16 यूनिट. जैसे ही प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए हो गई, ए ने डिमांड कितनी कर दी? 10 से 12. बी ने कितनी कर दी? 12 से 14. सी ने कितनी कर दी? 14 से 16. डी ने कितनी कर दी? 16 से 18. ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू करो. ऐसा जरूरी नहीं यही लिखना है, तुमको रूल्स मालूम होना चाहिए. प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी. तो ए का देखो 10, 12, 14, 16, 18. बी का देखो 12, 14, 16, 18, 20. सी का देखो 14, 16, 18, 20, 22. डी का देखो 16, 18, 20, 22, 24. तो एडिशन मेथड में क्या होगा कि अब मैंने क्या बताया कि एज्यूम कर लो 4 कस्टमर है, 4 लोग है, ए बी सी डी. तो एडिशन मेथड में क्या होगा? चारों 4 कस्टमर की डिमांड को क्या कर लिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा. देखो मार्केट डिमांड मिल गई कि जब 5 रुपए कीमत होती है तो मार्केट डिमांड 52 यूनिट है.
जैसे ही प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए होती है तो मार्केट डिमांड 60 हो जाती है। जैसे ही कीमत 4 से 3 होती है तो डिमांड 68 हो जाती है। जैसे ही प्राइस 3 से 2 रुपए हो जाती है तो मार्केट की डिमांड 68 से 76 हो जाती है। जैसे ही प्राइस 1 रुपए हो जाती है तो पूरे मार्केट की डिमांड 84 हो जाती है। समझ में? तो लिखा हुआ है व्हेन नंबर ऑफ कस्टमर इज लेस एडिटिव मेथड इज यूज। अब मैंने बताया दो मेथड है। अब कॉमन हर मेथड हर जगह तो इस्तेमाल नहीं होगी, तो एडिशन वाली मेथड तब ज इस्तेमाल होगी जब मार्केट में कस्टमर लिमिटेड होंगे। क्लियर? समझ में आया? सेकंड मेथड इज मल्टीप्लिकेटिव मेथड, गुणाकारनी रीत। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन नंबर ऑफ कस्टमर आर लार्ज। देखो जब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, 500, 5000, 55,000, 60,000, 70,000, जो भी डाल लो, अपनी इकोनॉमी में तो यही चलेगी। मल्टीप्लिकेटिव मेथड इज यूज। अब इसमें क्या होता है, तो इन दिस मेथड टू फाइंड आउट मार्केट डिमांड वी हैव टू मेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिमांड बाय एवरेज कस्टमर विथ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन द मार्केट। क्लियर? जैसे दाखला तरीके ये लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है कि प्राइस 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। अब एवरेज कस्टमर क्या? एवरेज का मतलब सरेराश, कि जब 5 रुपए कीमत होगी तो सरेराश हर कस्टमर 10 यूनिट खरीदेगा। जैसे ही 5 से 4 हुई तो कस्टमर 10 से 12 कर लेगा। यानी एक कस्टमर की बात नहीं कर रही है, एवरेज जितने भी, सपोज दाखला तरीके पे 5,000 कस्टमर लिए, तो कोई 10 लेता होगा, कोई 14 लेता होगा, कोई 16 लेता होगा, कोई 20 लेता होगा, कोई 8 लेता होगा, कोई 2 लेता होगा। तो तुमने सरेराश निकाला, एवरेज निकाला, तो क्या आ गया? 10 यूनिट, 12 यूनिट, 14 यूनिट, 16 यूनिट, 18 यूनिट। तो मार्केट डिमांड कैसे ढूंढी जाएगी कि एवरेज कस्टमर को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करो। 10 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 12 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 14 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 16 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 18 मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो जब तुम गुणाकार करोगे तो तुमको मार्केट की डिमांड मिल जाएगी। जब 5 रुपए होती है तो 50,000 यूनिट की डिमांड होती है। जैसे ही 5 रुपए से 4 रुपए हुई तो 60,000 हो गई। जैसे ही 4 रुपए से 3 रुपए हुई तो 60,000 से 70,000 हो गया। यानी जैसे जैसे प्राइस घटती गई टोटल मार्केट डिमांड इंक्रीज होती गई। क्लियर? जो मैंने बोला, ऐसा जरूरी नहीं यही वर्ड लिखना, तुम कोई भी आंकड़े ले सकते हो। क्लियर? उसके बाद आता है डिमांड कहो, तो कॉमन है। देखो एक कस्टमर की डिमांड कम थी, दूसरे कस्टमर की और कम थी, तीसरे कस्टमर के, तीनों तीन को मिला दिया तो डिमांड कहो कैसा हो गया? देखो ए का इतना रहा, ये तुम्हारा कहो है, ए इतना रहा, बी का थोड़ा ज्यादा, सी का थोड़ा ज्यादा ना, मार्केट आया तो ठेठ बाहर आ गया। देख लो। क्लियर? देख लो फिर आगे बढ़ते हो, डायग्राम देख लो। यहाँ पे जगह की कमी की वजह से, पेज की कमी की वजह से मैंने 4 कस्टमर ले लिए। अगर आप क्वेश्चन में 4 कस्टमर लिखते हो, ए बी सी डी, तो तुमको 4 डायग्राम छोटे छोटे बनाने, फिर बड़ा डायग्राम बनाना। समझ में आया? देखो 15 मार्क का प्रश्न है, डिमांड फोरकास्टिंग। कितना छोटा है, एक पेज का भी आंसर नहीं है, एक पेज का भी आंसर नहीं है। डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, धारण करना। फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेटिंग। सो डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेटिंग अबाउट फ्यूचर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट की मांग कितनी होगी उसके बारे में अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। When efforts are made to estimate demand in advance, यानी पहले से ही तुम सोच लेते हो कि आने वाले समय में इतना माल बिकेगा, इतना माल बिक सकता है, इतना माल बेच सकते हैं, इट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। इट कैन बी अंडरटेकन एट फॉलोइंग लेवल। माइक्रो लेवल का मतलब एक इंडस्ट्री अनुमान लगाएगी, इट मीन्स डिमांड फोरकास्टिंग फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ वन फॉर्म। इंडस्ट्री लेवल का मतलब कि भाई पूरी की पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री भी हो चुकी है, पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री ऑनलाइन आ गई है, तो इसका मतलब डिमांड कि भाई आने वाले समय में जो 2-3 महीने तक कोरोना का प्रॉब्लम रहेगा तो हमको जो 2-3 महीने ऑनलाइन पे जाना है, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्री लेवल पे फोरकास्ट करना। इट मीन्स डिमांड फोरकास्टिंग फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फॉर्म। बराबर, सब लोग मिलके करेंगे। तीसरा आता है मैक्रो लेवल, यानी राष्ट्र लेवल पर डिमांड के, पूरे राष्ट्र, जैसे अगर मेरी कंपनी बहुत बड़ी है
नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय तौर पे तो कॉमन है, मेरे को पूरे देश में मेरे प्रोडक्ट की मांग कितनी रहेगी उसका अनुमान लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही मैं माल का प्रोडक्शन उत्पादक करूंगा, तो उसको बोलते हैं मैक्रो लेवल। समझ में आया डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द पर्पस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड को अनुमान लगाने के पीछे मकसद क्या है? तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग भी है, लॉन्ग टर्म, दो ही मुद्दे हैं, छोटे समय के लिए, लंबे समय के लिए। फॉलोइंग आर द शॉर्ट टर्म पर्पस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। नंबर वन, टू प्रिपेयर सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी। सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी का मतलब कि हमको कितना माल बनाना है, ताकि ये तुम सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि अगर आपने माल बहुत ज्यादा बना लिया, स्टॉक के तौर पे पड़े रहेगा, इसका मतलब आपका पैसा अननेसेसरी ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? अगर आपने कम बनाया तो आपका ग्राहक आपके वहां से किसी और के पास डाइवर्ट हो जाएगा। तो सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी, कितना माल बनाना है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक का खर्चा कैसे कम करना है वो पहले से अनुमान लगाना पड़ेगा। टू रिड्यूस इन्वेंटरी कॉस्ट, माल का खर्चा कितना होगा। टू फॉर्मुलेट सुटेबल प्राइस, कितनी कीमत रखनी होगी, महत्व है, क्योंकि ज्यादा कीमत चार्ज करोगे कस्टमर तुम्हारा किसी और के पास चले जाएगा। टू फिक्स सेल्स टारगेट फॉर सेल्स में, इसके लिए भी नक्की करना पड़ता है ना, टारगेट देते हैं ना सेल्समैन वालों को, कंपनी वाले, कि भाई आपका इतना टारगेट है, आपका ये काम है, आपका वो काम है। एंड टू एस्टिमेट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, रोज बरोज जिंदगी में जरूरत के मुताबिक होता है। सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म पर्पस। लॉन्ग टर्म पर्पस का मतलब क्या होता है कि लंबे समय के लिए तुम लोग अनुमान लगाते हो। कौन से समय के लिए? लंबे समय के लिए। जस्ट वेट फॉर 2 सेकंड। जैसे टू फॉर्मुलेट लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्लान। लॉन्ग रन का मतलब क्या? जैसे तुमने बिजनेस चालू करा है, तो क्या कोई नया बिजनेस चालू करना है, कोई नया प्रोडक्ट चालू करना है, कोई नए मार्केट में जाना है, नए प्रोडक्ट को लेके आना है, नई पॉलिसी को लेके आना है, तो ये सब चीज का पहले से अनुमान लगाना पड़ता है। तो कॉमन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मेरे को ये अपना यहाँ छोड़ के कोई और जगह भी क्लास चालू करना है, तो अनुमान लगाना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे भाड़ा कितना होगा, रेंट क्या रहेगा, एक्सपेंस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कलेक्शन का क्या रहेगा, तो ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। क्लियर? अब फोरकास्टिंग की मेथड कितनी है? तो बेसिकली 3 मेथड है। नंबर वन, सर्वे, नाम से ही पता चलता है, ओपिनियन सर्वे, यानी संशोधन करना, रिसर्च करना। इट इज मोस्ट डायरेक्ट मेथड। इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। यहाँ पे क्या होता है, हियर इन्वेस्टिगेटर आस्क कस्टमर, यानी संशोधक करने वाला ग्राहक से पूछेगा, व्हाट दे वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो, हाउ मच, कितना खरीदना चाहते हो, एंड फ्रॉम विच, फ्रॉम, किसके पास से खरीदना चाहते हो। तो संशोधन करने से आपको पता चल जाएगा कौन से कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेंगे, कौन से प्रोडक्ट आपसे कितना माल लेंगे, कब लेंगे, अगर आपसे नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। तो आफ्टर कलेक्टिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म अप्लाइज ऑन जजमेंट एंड मेक डिमांड। इसके हिसाब से फॉर्म क्या करेगी, डेटा कलेक्ट करने के बाद कितना माल बनाना है, कैसा माल बनाना है, किसके लिए बनाना है, तो ये सब चीजों का अनुमान लगाएगी। दैट इज कॉल्ड सर्वे ओपिनियन सर्वे मेथड। क्लियर? सेकंड मेथड इज कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव का मतलब नाम से इसका सेकंड नाम याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का मतलब क्या होता है? तो देखो ये भी शॉर्ट टर्म में ही काम लगती है बराबर। तो ये किसके लिए होता है कि जैसे कलेक्टिव का मतलब जैसे अपने जो सेल्समैन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, या तो सबसे पहले रिटेलर होते हैं जो कस्टमर के टच में होते हैं। जैसे रिटेलर, जैसे होलसेलर से एरिया वाइज डेटा कलेक्ट करवाना। देखो पढ़ता हूँ, इट इज ऑल्सो a method for short-term demand. Here, salesmen indicate their expectation about future sales, क्योंकि जो माल बेचने वाला उसको ही पता है मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया, क्या आजवा रोड पे इतना जाएगा, वाघोड़े रोड पे इतना बिकेगा, कारेली बाग पे इतना बिकेगा, ओपी रोड पे इतना माल है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर वो आपको दे देंगे कि भाई अगले महीने हमको इतना माल की जरूरत पड़ेगी।
दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड नॉलेज। क्यों फर्स्ट हैंड नॉलेज? क्योंकि सेल्स में नहीं वो बंदे जो मार्केट में घूम रहे हैं, उनको मालूम है कि कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर का ट्रेंड क्या है, कस्टमर का लाइकिंग क्या है, कस्टमर कैसे डिजाइन मांगता है, कस्टमर कैसा कलेक्शन मांगता है। तो वो इसके हिसाब से अपनी राय कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। उसके हिसाब से कंपनी अपने डिमांड, अपने माल की फोरकास्ट करेगी, अनुमान करेगी और उसके बाद उत्पादक करेगी। The estimate of salesmen are revised after considering expected charges in selling price, design, quality, advertisement, competition, income, population. At last, final forecasting is made on the basis of collective opinion of salesmen. हम डायरेक्ट नहीं लेंगे salesmen के बाद अपने डिपार्टमेंट है, अपने मैनेजर है, अपने रिसर्च है, संशोधन करता है, सबसे बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम अपने डिमांड का अनुमान लगा लेंगे। क्लियर? तो ये हुई सेल्स ओपिनियन, पहला था सर्वे मेथड। तीसरी आती है ट्रेंड प्रोजेक्शन। आज के जमाने में जो बड़ी बड़े बिजनेस है, मल्टीनेशनल्स, वो लोग ये प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म, आ गया ना लंबे समय। ऊपर की जो थी वो शॉर्ट टर्म, क्योंकि कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती है। इट इज अप्लाइड बाय ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म। मैंने पहले ही बताया, बड़े बड़े जो बिजनेस है अभी के जमाने में, जूने बिजनेस, वो लोग ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। Here demand forecasting is made through time series। टाइम सीरीज का मतलब तुमने 12वें दौर में पढ़ा होगा, सामयिक श्रेणी। समय के अनुसार के 2011 में इतना बेचान था, 12 में इतना था, 13 में इतना था, 14 में इतना था, 15 में इतना था, तो अनुमान लगाओ 17 में कितना होगा, 19 में कितना होगा, करते थे ना। टाइम सीरीज, सामयिक श्रेणी, न्यूटनम रीत, ट्रेंड वैल्यू। So through time series, firm determine relation between sales department and time. Demand forecasting is made after drawing base fitted line and predicting turning point. Here it is assumed that O is equal to TSCI। तुमने पढ़ा था, T means trend, लंबे समय, S means seasonal, ये sectional नहीं, ये seasonal है, सुधार लेना, सुधार लेना, ये seasonal है। सी मीन्स साइक्लिकल, बिजनेस साइकिल की तरह जो चलते रहता है। एंड आई मीन्स इरेग्युलर। इरेग्युलर का मतलब क्या कि ये चीजें ऐसी है जो सम बिजनेस में कभी भी हो सकती है। क्लियर? दिस इज द मोस्ट सिंपल, पॉपुलर एंड इनएक्सपेंसिव मेथड। इट इज नॉट यूजफुल फॉर न्यू। मैंने बताया कि जो जूने बिजनेस है, जो पुराने बिजनेस है, लंबे समय से चल रहे, उनके काम का है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये सब चीज एक्सपीरियंस कर चुकी है। In this method, real challenge is to predict the turning point। मेन मकसद यही होता है कि बिजनेस में कौन से समय हमारा अप एंड डाउन चलते रहते, अप एंड डाउन होते रहते। क्लियर? यहाँ पे हम हमारा लेक्चर नंबर 3 कवर करते हैं।